नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसके 22वें सत्र का भाग 2 है। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज भी कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो कि उस एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक और बात कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। इसी के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति इस एक के कानून की किताब को अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह उसकी फ्री विल है। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। यह तो बहुत छोटी सी संख्या है। जैसे कि अगले चक्र की शुरुआत हुई, क्या ये इकाइयाँ या व्यक्ति ग्रह पर कार्य करने के लिए रुक गए थे क्या? तो रा कहते हैं, इन इकाइयों या व्यक्तियों से महासंघ के लोगों ने मुलाकात की थी, परंतु उनकी इसी ग्रह में रहकर ग्रह की चेतना की सहायता करने की तीव्र इच्छा के कारण उन्होंने यहीं रहने का फैसला किया। तो दोस्तों, ये जो भी थे, मतलब जैसे कि रा ने बताया पिछले सत्र में कि 150 थे, तो इन लोगों ने यहीं पे रुक के दूसरों की सेवा करने का फैसला लिया कि नहीं, पहले हम इन लोगों को पूरा इस एक अनंत रचयिता के एक के कानून को पहले बताएंगे, इनको उसकी रचना के बारे में बताएंगे, कैसे ब्रह्मांड बना, क्या हुआ, सारी चीज़ें बताएंगे। हम बस इनकी सेवा करेंगे, इसलिए वो यहाँ पे रुक गए। जबकि आंख के सामने पूरी की पूरी, मतलब चौथी घनत्वता यानी सतयुग उनके सामने था, लेकिन वो भी उन्होंने दूसरों की सेवा के करने की वजह से नकार दिया। तो अगला सवाल डॉन करते हैं। 150 लोगों के सामने महासंघ किस प्रकार मिलने आए थे? तो रा कहते हैं, एक रोशनी प्रकट हुई थी जिस पर रोशनी के कवच थे। उन्होंने सारी रचना की एकता और अनंतता के बारे में बताया और उन चीज़ों के बारे में भी बताया जो उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं, जो कटाई के लिए तैयार थे, यानी कि अगली घनत्वता के बारे में उन्हें बताया गया था। उन्होंने सुनहरे शब्दों में प्रेम की सुंदरता का वर्णन किया था। फिर उन्होंने टेलीपैथी द्वारा तीसरी घनत्वता के ग्रहों की दुर्दशा के बारे में भी दिखाया। इसके बाद वे चले गए, यानी कि उन्होंने सभी इकाइयों को आगे की घनत्वता की सुंदरता और प्रेम के साथ साथ उनके घनत्वता की दुर्दशा दिखाकर चुनाव करने के लिए कहा, लेकिन उनके निर्णय को सुनकर स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करते हुए वह वहां से चले गए। तो दोस्तों, ये जो रोशनी प्रकट हुई, ये जो है, ये लाइट बींग्स होते हैं और इनकी जो चेस्ट होती है ना, जो छाती होती है, उसके ऊपर कवच होता है क्रिएटर का। मतलब ये जो रोशनी का कवच होता है ना, आप इसके ऊपर कुछ भी मार दोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि जो भी चीज़ उससे टकराएगी ना, वो टकराने से पहले ही हवा में गायब हो जाएगी। हम लोगों ने देखा भी है, मतलब रामायण में भी देखा है और जगहों पर भी देखा है। तो आप लोगों को याद होगा कि ये कवच पहनते थे, है ना? तो ये जो रोशनी का कवच है ना, ये लगभग उसी की तरीके की बात हो रही है यहाँ पर। और ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब आपके सामने आपको सुंदरता दिखाई जा रही है कि भाई चौथी घनत्वता या फोर्थ डेंसिटी ऐसी होगी, आप चाहो तो चल सकते हो, क्योंकि आपकी ग्रेड बन चुकी है। लेकिन उसके बावजूद दूसरी वाली साइड भी दिखाई गई कि भाई देखो, थर्ड डेंसिटी के जो प्लैनेट होते हैं ना, उन पे ये दुर्दशा हो जाती है, क्योंकि पूरे के पूरे लोग एक दिशा में नहीं सोच रहे होते, सब भटक जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, या कह लो ये ओरायन समूह सबको भटका देता है। तो इस वजह से एक जगह न होने के कारण इन लोगों के बीच में उस प्लैनेट के ऊपर दुर्दशा सी हो जाती है। और फिर उसके बावजूद ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखो, दूसरों की फ्री विल का ध्यान रखते हुए उन्होंने कहा कि हम नहीं जाना चाहेंगे, तो वो लेकर भी नहीं गए, और ये बहुत बड़ी बात है। तो अगला सवाल डॉन करते हैं। क्या इन सारे इकाइयों ने यहाँ रुककर अगले 25,000 साल के चक्र में मदद करने का फैसला किया है? तो रा कहते हैं, हाँ, यह सही है। एक समूह के रूप में वह रुक गए थे। उनके संस्कृति के कुछ लोग थे जो सतही तौर से उनसे जुड़े थे, वे भी नहीं रुके। हालांकि वे कटाई के योग्य थे, परंतु उनकी कटाई नहीं हो सकी, इसलिए उन्होंने काफ़ी उच्च स्तर से शुरुआत की, यानी कि तीसरी घनत्वता के उप अष्टक यानी सब ऑक्टेव से इस घनत्वता को दोहराया। उनमें से कई लोग प्रेम पूर्ण स्वभाव के थे, परंतु वे घुमक्कड़ यानी वॉन्डरर नहीं थे। वे दूसरे चक्र के विशेष मूल ओरिजिन के थे। तो यानी दोस्तों, पता है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है
यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन्हीं की संस्कृति के लोग, यानी कि उन्हीं के गुट के लोग, वो भी क्या कहते हैं नहीं गए, वो भी रुक गए यहाँ पे कि नहीं हम तो थे वो कटाई के योग्य यानी हार्वेस्ट के लायक थे, लेकिन गए नहीं वो भी। तो उन लोगों ने जैसे ये कह रहे हैं ना कि तीसरी घनत्वता के उप अष्टक यानी सब हायर ऑक्टेव पे उन लोगों ने यहाँ पे दोबारा जन्म लिया, क्योंकि नॉर्मल जिंदगी में फिर वो मर गए होंगे, लेकिन सेकंड डेंसिटी में उन्होंने धीरे 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 दोबारा आना शुरू किया। और जो मतलब जो बूढ़े थे वो पहले निकल गए, उन्होंने अपने नीचे वालों को नॉलेज इम्पार्ट की, और फिर वो नीचे वाले जो थे फिर उन्होंने आगे दी नॉलेज। इस तरीके से चलता रहा ये, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, वो लोग वापस दोबारा आकर ये ज्ञान देते रहे। और ये जो हायर ऑक्टेव होता है ना, इसमें वो लोग होते हैं जो बहुत ही हाई एंड के मेडिटेटर्स होते हैं, मतलब और इनका ऐसा कुछ नहीं होता है कि इन्हें बहुत बड़ा ग्रुप चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए ना, ये सब कुछ नहीं चाहिए। ये बहुत हाई एंड के मेडिटेटर होते हैं, एक कोने में रहकर आराम से दूसरों को उस एक अनंत रचयिता के बारे में उसका ज्ञान दे रहे होते हैं। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या वे इकाइयाँ अब भी हमारे साथ इस चक्र में हैं, यानी इस युग में हैं? तो रा कहते हैं, यह इकाइयाँ तीसरी घनत्वता के मेजर चक्र को दोहरा रही हैं, हालांकि उनमें से कुछ इस घनत्वता को छोड़ चुके हैं। इन इकाइयों ने अपने भाइयों और बहनों के साथ शामिल होना चुना है। तो यानी दोस्तों यहाँ पे पता है क्या कह रहे हैं, ये जो आखिरी हमारा जिसको हम लोग कलयुग कहते हैं, इसमें भी वो रुके, लेकिन कुछ समय बाद जब उन्होंने अपने शरीर त्याग दिए या मृत्यु हो गई, जो भी आप उसे बोलो, फिर उनके बाद वो चले गए और जाके अपनी जिस जिस डेंसिटी से वो उनको जाना था ना, यानी फोर्थ, कोई फोर्थ में जाएगा, कोई फिफ्थ में जाएगा, कोई सिक्स्थ में जाएगा, तो उन अपनी अपनी घनत्वताओं में अपने भाई बहनों के साथ जाके वो दोबारा शामिल हो गए। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या इनमें से किसी भी इकाइयों के नाम हम अपने इतिहास में सुन चुके हैं, जिन्होंने जन्म लिया हो और हम अपने इतिहास में इन्हें जानते हों? तो रा कहते हैं, इनमें से एक इकाई है जिसका नाम सेंट ऑगस्टीन है, जो इस प्रकृति के हैं। एक इकाई जिन्हें आप सेंट टेरेसा यानी मदर टेरेसा के नाम से भी जानते हैं, वह भी इसी प्रकृति की हैं। एक इकाई को आप सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी के नाम से जानते हैं, वह भी इसी प्रकृति के हैं। इन इकाइयों की पृष्ठभूमि मठवासी यानी मोनेस्टिक होने के कारण आप कह सकते हैं कि उन्होंने इसी प्रकार के माहौल में जन्म लेना बेहतर समझा, ताकि उनके आगे की शिक्षा हो सके। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो तीनों नाम लिए गए हैं ना, ये क्योंकि ये लोग मतलब क्रिश्चियन बैकग्राउंड के थे, तो इसलिए वहाँ के नाम लिए गए हैं। अदरवाइज अगर हम लोग हर धर्म में देखें ना, इस तरीके के लोग पैदा हुए हैं, हिंदू धर्म में भी हुए हैं और भी धर्मों में हुए हैं, जितने भी मतलब आप किसी भी धर्म की बात कर लो, सब में हुए हैं। और ये मोनेस्टिक जो बात बोली जा रही है ना यहाँ पर, जैसे मंक्स नहीं होते कि मंक्स के बीच में जाके लोग रहने लग जाते हैं, फिर उन्हीं के बीच में से जो होते हैं वो वहाँ पर ही जन्म लेना पसंद करेंगे, इसलिए वो हायर ऑक्टेव के होते हैं, क्योंकि उनकी नॉलेज उनके दिमाग के अंदर पहले ही इतनी रह जाती है कि उनको नीचे वाले लेवल पे नहीं भेजा जा सकता, उनको उस लेवल पे भेजा जा सकता है जहाँ से वो दोबारा शुरुआत करें आगे के लेसन्स लेने के लिए। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, जैसे कि 25,000 वर्ष पहले दूसरा चक्र खत्म हो गया था, उस वक्त महासंघ की क्या प्रतिक्रिया थी जब कटाई काफ़ी कम हुई थी, यानी कि हार्वेस्ट जब हुई ही 150 की, तो आप लोगों का रिएक्शन क्या था? तो रा कहते हैं, हम चिंतित हो गए थे। तो डॉन कहते हैं, क्या आप लोगों ने तुरंत कोई कार्यवाही की या आप लोगों की कॉल या पुकार की प्रतीक्षा कर रहे थे? तो रा कहते हैं, शनि ग्रह के काउंसिल ने केवल तीसरी घनत्वता में यानी थर्ड डेंसिटी में तीसरी घनत्वता के इकाइयों को प्रवेश की अनुमति देने का काम किया। उनमें से घुमक्कड़ शामिल नहीं थे, बल्कि वे लोग शामिल थे जो कि तीसरी घनत्वता के अनुभव की तलाश में थे। यह सब अव्यवस्थित यानी रैंडमली किया गया, ताकि स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन ना हो, क्योंकि अभी तक कोई भी पुकार नहीं आई थी। अब दोस्तों इसमें हुआ क्या कि देखो 150 लोग हैं, अब 150 लोग ही केवल कॉल कर रहे हैं, पूरे प्लेनेट के हिसाब से देखा जाए तो नंबर तो कम है ना, उसको पूरे प्लेनेट का तो नहीं माना जा सकता ना। तो इस वजह से हुआ क्या कि जब वो युग खत्म हुआ, सारे के सारे जितने भी थे हो गया उनका काम तमाम जो भी होना था, फिर उसके बाद दूसरे ग्रहों के जो लोग थे ना, उनको यहाँ पर भेजा गया कि भाई तुम लोग यहाँ चले जाओ, क्योंकि नया युग शुरू हो रहा है। अब इस नए युग में तुम अगर पहले चले जाओगे ना, तो तुम्हारी जो है वो लर्निंग जो है वो अच्छी हो जाएगी, तो तुम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लो यहाँ पे। और जो लोग पीछे छूट गए थे, जिन लोगों के लेसन्स नहीं हुए थे प्रॉपरली कंप्लीट, फिर उनको भी भेजा गया कि हाँ, धीरे धीरे करके उनको भी भेजा गया कि भाई तुम यहाँ तक तो पहुँच चुके थे, अब इससे आगे का तुम लोगों को और बता रहे हैं, अब तुम लोग और आगे के लेसन्स यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन इनिशियल तौर पे जो लोग थर्ड डेंसिटी का ढूंढ रहे थे, यानी
सेकेंड डेंसिटी से थर्ड डेंसिटी के अंदर जो लोग जा रहे थे उनको पहले ये दिया गया कि हाँ भाई तुम चले जाओ यहाँ पे, क्योंकि तुम लोगों को थर्ड डेंसिटी के लेसन्स लेने हैं। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या अगली कार्यवाही महासंघ के द्वारा होता है यदि कोई पुकार या कॉल होती है? तो रा कहते हैं हाँ यह सही है। तो डॉन कहते हैं कौन से समूह ने पुकार लगाई थी और महासंघ द्वारा क्या कार्यवाही की गई थी? तो रा कहते हैं यह पुकार अटलांटिस के द्वारा हुई थी। यह पुकार उसके लिए थी जिसे आप दूसरों की मदद कहते हैं, उसे समझने के लिए यह किया गया था। यह कार्य ठीक वैसे ही हुआ जिस प्रकार आपने अभी हमसे संपर्क किया है, यानी कि चैनलिंग द्वारा हमारा संपर्क हुआ था। तो आगे डॉन कहते हैं क्या यह पुकार अटलांटिस के तकनीकी रूप से उन्नत होने के पहले की गई थी, यानी जो वो टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस हो गए थे, क्या उससे पहले हुई थी? तो रा कहते हैं यह बुनियादी तौर पर तो सही है। तो डॉन आगे कहते हैं क्या यह पुकार के कारण अटलांटिस की तकनीकी उन्नति हुई थी? मैं मान रहा हूं कि उनकी पुकार का जवाब एक के कानून तथा प्रेम के कानून को लाने के लिए किया गया था, परंतु बाद में उन्हें तकनीकी जानकारी भी मिल गई थी जिसके कारण वे इतने उच्च तकनीकी समाज के रूप में विकसित हुए थे। तो रा कहते हैं ऐसा पहली बार में नहीं हुआ था। उसी समय जब हम पहली बार मिस्र के ऊपर आसमानों में दिखाई दिए, फिर हम दिखते रहे। महासंघ के अन्य इकाइयां अटलांटिस में भी दिखाई दी, क्योंकि वो उस समय दार्शनिक समझ के स्तर पर पहुंच गए थे जो एकता के रहस्य के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए संचार के साथ एक स्वर कॉन्सोनेंट में थे। हालांकि उपचार और अन्य समझ के लिए भी निवेदन, रिक्वेस्ट किए जा रहे थे, इसलिए क्रिस्टल की जानकारियां उन्हें दी गई थी और पिरामिड के निर्माण के साथ साथ मंदिरों का भी निर्माण किया गया था जिसका संबंध प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग से था। तो दोस्तों यहाँ पे देखो दो चीज़ें हुई हैं। सेम टाइम पे इजिप्ट के आसमान में भी चल रही थी चीज़ें, ठीक है, क्राफ्ट सारे थे, लोग देख रहे थे कि भाई क्या है रहस्यमय, क्योंकि आपको याद होगा रा ने कहा था, क्रिएटर का ये कहना है कि भाई ये बच्चे हैं, अभी इनको एकदम से ऐसे छेड़ोगे ना, डायरेक्टली इनके बीच में पहुंचोगे, तुम्हें ऐसे समझने लगेंगे कि जैसे कि हाँ तुम्हारे पास बड़ी मतलब रहस्यमय जादुई शक्तियां हैं और ये वो, जो कि इनके अंदर खुद भी ऑलरेडी मौजूद है, बट ये लोग एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं उसको। तो इस वजह से तुम्हें काम करना, बस आसमान में जाना, रहस्यमय तरीके से इनको दिखना, ताकि इनकी क्वेश्चन करने की एबिलिटी बढ़े। तो उस वजह से हुआ क्या, सेम टाइम पे इजिप्ट में भी चल रहा था और सेम टाइम पे अटलांटिस में भी हुआ, क्योंकि जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। और किसी भी चीज़ को जानने के लिए जब तक कोई इंसान क्वेश्चन नहीं करेगा, तब तक वो कैसे जान पाएगा कि हाँ भाई हम ही नहीं है केवल इस पूरे ब्रह्मांड में, और भी हैं, हमारे बड़े भाई बहन भी हैं जो कि हम लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम भी आगे निकल कर कटाई करवा के, अपनी हार्वेस्ट करवा के उनके साथ जाएं और उनके साथ जाके और बड़े बड़े लेसन्स लें। और इसी केस में उन्होंने कहा कि उसी टाइम पर उपचार के लिए, यानी ये जो तबीयत वगैरह ठीक करने के लिए, आत्मा, दिमाग और शरीर की, इसको ठीक करने के लिए क्रिस्टल की जानकारियां भी दी जा रही थी, और साथ साथ मंदिरों का भी निर्माण किया जहां पर ट्रेनिंग होती थी कि हाँ भाई जो हम लोगों ने उन पिरामिड्स के अंदर जो सीखा, अब हम बाहर भी लोगों को ट्रेनिंग दे कि भाई इस तरीके से मेडिटेशन होती है, इस तरीके से चीज़ें होती हैं, और ऐसे ही ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो खैर अगला सवाल डाउन करते हैं, क्या यह प्रशिक्षण कुछ उसी तरह के शुरुआत इनिशिएटरी का प्रशिक्षण था जैसा कि मिस्र के लोगों के साथ हुआ करता था? तो रा कहते हैं यह प्रशिक्षण इस मायने में अलग था कि उनका समाज अधिक प्रगतिशील था तथा उनके सोचने के तरीकों में कम विरोधाभास तथा बर्बरता थी। इसलिए मंदिर सीखने के मंदिर थे, बजाय कि हीलर्स को पूरी तरह अलग करके आसन में बिठा दिया जाए, यानी कि हीलर्स को ही सर्वे सर्वा बना दिया जाए। तो दोस्तों वही हुआ कि क्या कहते हैं, इस केस में हुआ क्या कि प्रगतिशील वो बोल रहे हैं ना, कि मतलब जिस तरीके से एक समाज आगे बढ़ रहा होता है ना, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, उनके बीच में विरोध भी कम थे, क्योंकि प्यार मोहब्बत थी, वो तो बाद में जाके जो चीज़ हुई वो तो राय आगे ही बताएंगे। तो कहते बर्बरता भी नहीं थी, आपस में एक दूसरे से इतना भेदभाव और लड़ाई भी नहीं थी इतनी। तो इस वजह से हुआ कि कह रहे वहाँ पे मंदिर तो बनाए गए, लेकिन मंदिर इसलिए बनाए गए कि वहाँ पे मेडिटेशन और ये सारी ट्रेनिंग्स दी जाए, ना कि किसी हीलर को वहाँ पे बैठा दिया जाए जिसको आके लोग कहे अरे प्रभु हमें ठीक कर दो, और वो लोगों को टच करे और वो लोग ठीक हो जाए, फिर उसी को ही भगवान बना दिया जाए एक तरीके से, मतलब सर्वे सर्वा बना दिया जाए। ऐसा नहीं हुआ, केवल ट्रेनिंग के लिए बनाए गए थे वो। तो आगे डॉन कहते हैं क्या इन मंदिरों में पुजारी थे जो इनमें प्रशिक्षित थे? तो रा कहते हैं आप उन्हें ब्रह्मचार्य
आज्ञाकारिता या दरिद्रता के अर्थ में पुजारी नहीं कहेंगे, वह सीखने के लिए समर्पित लोगों के अर्थ में पुजारी थे। कठिनाइयां तब होने लगी जब क्रिस्टल की शक्तियों का इस्तेमाल सीखने में प्रशिक्षित लोगों ने हीलिंग के अलावा अन्य तरीकों को भी करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह न केवल सीखने के साथ जुड़े थे बल्कि सरकारी ढांचों के साथ भी जाके जुड़ गए। तो दोस्तों देखो, जो अच्छा हीलर होगा ना, जो सही में रचयिता के रास्ते पर चल रहा होगा या उसके रास्ते पर काम कर रहा होगा, उसके पास कोई पैसे वैसे की उसको लालसा नहीं होगी। वो वाकई में वो उस ब्रह्मचार्य या कह लो उस चीज़ का आज्ञाकारी तरीके से पालन करेगा कि हाँ, जो मैंने सीखा है वो मैं दूसरों को सिखाऊंगा और पूरी सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से सिखाऊंगा। और वो इस तरीके से वो, आप उनको पुजारी नहीं कह सकते, आप उनको टीचर्स कह सकते हो अच्छे, कि हाँ वो टीचर्स बन के आए, उन्होंने दूसरों को सिखाया। पर जैसा कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, जब वो हीलिंग वगैरह सीख गए ना, वो चुपचाप पीछे से सरकारी ढांचों के अंदर जाके उनसे जुड़ गए। लोगों को तो ये लगा कि नहीं नहीं ये तो जी हमारे हैं, ये तो हमारे हैं, लेकिन चुपचाप पीछे से सरकारी ढांचों में उनके साथ जुड़ के काम करने लगे। अब सरकार को क्या चाहिए भाई? सरकार को तो लोग चाहिए, और कहाँ से चाहिए? अब तुम भी इकट्ठे कर लो, तुम भी इकट्ठे कर लो, हम तुम्हें बोलेंगे कि इनको ये बता दो, तुम इन्हें ये बता देना, बस सारी जनता बेचारी फिर खो गई वहाँ पे। तो वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का कमाल हुआ। लेकिन इसको अगर देखा जाए ना, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो सीरियसली एक अच्छा टीचर होगा ना, वो बड़ी सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से अपना काम करेगा और वहाँ से चला जाएगा। उसे कोई ना किसी के अटेंशन की ज़रूरत है, ना किसी के पैसे की ज़रूरत है। आप देख लेना, हमारे इतिहास में कितने लोग आए, साईं बाबा आए और भी बहुत लोग आए, नानक जी आए, और भी मतलब उधर जीसस, और भी हमारे धर्म में हर धर्म में आए यार। आप बोलो कौन सा धर्म है जिसमें नहीं आए? हर जगह पर आए। लेकिन जिन लोगों को सच में दूसरों की सेवा करनी थी ना, उन्होंने अपना काम किया और चले गए यहाँ से। ज़्यादा ड्रामा नहीं किया उन लोगों ने। तो खैर, आगे डॉन कहते हैं, क्या उनको ये सारी जानकारियाँ उस तरह दी गई थी जिस तरह आप अभी हमें जानकारी दे रहे हैं, एक उपकरण के माध्यम से, जैसा कि कार्ला है? तो रा कहते हैं, समय समय पर मुलाकातें होती रहीं, लेकिन आपके स्थान समय निरंतरता में इन ऐतिहासिक घटनाओं का कोई महत्व नहीं है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि कन्फेडरेशन कोई ऐसे मतलब केवल चैनलिंग कर रही हो। इसका मतलब उस जमाने में भी कन्फेडरेशन आती थी, उतरती थी इस प्लेनेट के ऊपर, और मिलती भी थी और बताते भी थे कि हाँ भाई ऐसे कर लो अगर तुम्हें करना है तो। जब मदद मांगी जाएगी दूसरों की सेवा को ध्यान में रखते हुए, तो उनको मदद दी जाती थी। और ये बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि उसी ज़माने में होता था ये आज भी होता है। अब हमारी हंसी से और मुस्कुराहट से आप समझ जाना है कि हम क्या कह रहे हैं। तो खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं, इन मुलाकातों के लिए एक एकीकृत यानी यूनिफाइड समाज होना आवश्यक था। मुलाकात के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक थी? तो रा कहते हैं, 2 शर्तें थी। जितने भी लोग एक समूह में पुकार लगा रहे हैं, उनकी संख्या का वर्ग स्क्वायर उन लोगों से अधिक होना चाहिए जिनमें ढूंढने की, सीखने की इच्छा ना हो। दूसरी शर्त यह है कि महासंघ के सदस्यों का सापेक्ष रिलेटिव भोलापन, जिन्होंने महसूस किया कि सूचना का सीधा स्थानांतरण आवश्यक रूप से अटलांटिस के लिए उतना ही सहायक होगा जितना कि महासंघ की इकाइयों के लिए था। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको डायरेक्ट कांटेक्ट चाहिए तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, और वो ग्रुप को दिया जाता है, या फिर उस ग्रुप में कोई लीड करेगा उनको दिया जाएगा। लेकिन वो पूरा जो ग्रुप होगा ना, वो सारे मिलके अगर लॉ ऑफ स्क्वायर्स लगाते हैं, आपको याद होगा लॉ ऑफ स्क्वायर्स में क्या होता है कि टोटल लोग जितने लगा रहे हैं उसका स्क्वायर किया जाएगा, ठीक है, और उसको डिवाइड किया जाएगा जो लोग ये सेवाएं नहीं मांग रहे हैं, ठीक है, तब जाके जो नंबर आएगा, अगर वो ग्रह के टोटल नंबर से जितने लोग हैं उसको बाईपास कर गया, तो उस केस में कन्फेडरेशन डायरेक्ट सामने उतर के आ सकती है, ठीक है, और आपकी मदद भी कर सकती है। ये हो गया पहला रीजन, मतलब पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि जिस तरीके से महासंघ के लोग भोले हैं ना, कि मतलब रचयिता के लिए दूसरों की सेवा की उसमें है, इसी तरीके का भाव जो उनसे मिल रहे हैं ना, उनके अंदर भी होना जरूरी है। अगर वो भाव नहीं है तो कन्फेडरेशन उनके सामने नहीं आएगी। हमसे कई लोगों ने ये पूछा है दोस्तों कि हमको तो क्राफ्ट नहीं दिखते, हमको तो क्राफ्ट नहीं दिखते। अरे कहाँ से दिखेंगे क्राफ्ट? तुम्हारा दूसरों की सेवा के लिए है ही नहीं भाई भाव। तुम तो अभी तो तुम जानने की कोशिश कर रहे हो। तुम तो अभी ये जानना चाहते हो अभी होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। पहले होगा नहीं होगा से तो बाहर आ जाओ। पहले ये सोचो कि यार अगर ये जितनी जानकारियां मुझे मिल रही हैं, इससे मैं दूसरों की सेवा के लिए कैसे करूं काम।
मुझे दूसरों को देनी है मुझे, ताकि मैं एक एक भाई की हेल्प कर सकूं, उसका एक एक का हाथ पकड़ के, अपने दोस्तों की इनकी हेल्प कर सकूं, उनका एक एक का हाथ पकड़ के बाहर निकालूं कि मेरे भाई कटाई होने वाली है, आजा हम दोनों साथ चलते हैं। तो इस तरीके का भाव होना चाहिए एक व्यक्ति के अंदर। अगर ऐसा भाव है तो कन्फेडरेशन खुल के आपके सामने आ जाती है। तो हमारी हंसी पे मत जाना, आ जाती है। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। अच्छा, आप यह कह रहे हैं कि इन भोले भाले महासंघ के इकाइयों के साथ भी अतीत में ऐसा ही हुआ था, इसलिए वे अटलांटिस के इकाइयों के साथ भी यही काम कर रहे थे, क्या यह सही है? तो रा कहते हैं, हाँ आप सही हैं। हम आपको याद दिलाते हैं कि हम भी उस महासंघ के भोले भाले सदस्यों में से एक हैं और अभी भी उस क्षति की भरपाई करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके लिए हम स्वयं को जिम्मेदार महसूस कर रहे हैं। यह हमारा कर्तव्य होने के साथ साथ सम्मान भी है कि हम आपके लोगों के साथ साथ निरंतर हैं, जब तक कि हमारे सीखने सिखाने में जो भी गलतियां हुई हैं वे सब ठीक ना हो जाएं और हम संतुलन को प्राप्त ना कर लें। तो दोस्तों देख रहे हो आप, वो एक ज़माने में जब ये लोग आए तो लोगों ने इनको कहीं भगवान का दर्जा दे दिया, कहीं ये दर्जा दे दिया, कहीं वो दर्जा दे दिया। इस वजह से अपने आप को किसी किसी को भी अपने आप से ऊपर कर देना, ये इसका मतलब ये है कि आपने गुलामी खुद कबूल की है। और क्योंकि ये दूसरों को गुलाम नहीं बनाना चाहते थे तो इन्होंने कहा कि भाई हम तो वापस ही जा रहे हैं, तुम ही देख लो तुम लोगों को जैसा करना है। और इस वजह से, क्योंकि भाई तुम्हारे सामने ऐसा कोई आ जाएगा तो जादू ही सा लगेगा तुम्हें, तुम उसकी पूजा करने लग जाओगे। और इस वजह से उन लोगों ने क्या कहा कि भाई ये संतुलन बनाने के लिए ना अब हमें बाहर से ही काम करना पड़ेगा। अंदर जाएंगे तो फिर ये हम लोगों को फिर से भगवान बना देंगे, हमारे मतलब दीवार पे फोटो टांग देंगे और उसके ऊपर हमारे पे माला चढ़ा देंगे। भैया हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हम तो अपने अनंत रचयिता की बात करने के लिए आए हैं, उसका मैसेज देने आए हैं। हम नहीं है कोई भगवान भगवान, हम तो सारे भाई हैं, जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी सारी शक्तियां हम लोगों ने प्राप्त की हैं, लेकिन सारी शक्तियां देने वाला वो एक अनंत रचयिता है, हमने उससे प्राप्त की हैं। तो खैर आगे डॉन कहते हैं, अच्छा अटलांटिस की अब तक की तस्वीर जो कि मैंने समझी है उसे बताऊंगा, आप मुझे बता सकते हैं कि मैं सही हूं या नहीं। हमारे पास एक ऐसी स्थिति है जहां अटलांटिस की इकाइयों ने बड़ी संख्या में एक के कानून की दिशा में जाना शुरू कर दिया था और महासंघ द्वारा उनके पुकार को सुने जाने के लिए एक के कानून को जीना शुरू कर दिया था। यह पुकार सुनी गई क्योंकि वर्ग के कानून यानी लॉ ऑफ स्क्वायर्स का इस्तेमाल करके उनकी संख्या उन लोगों से अधिक हो गई थी जो कि पुकार नहीं कर रहे थे। सिर्फ महासंघ ने चैनलिंग के द्वारा संपर्क किया, जैसा कि आप हम इस संपर्क में इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्होंने सीधा संपर्क भी किया, लेकिन यह एक गलती साबित हुई है। अटलांटिस के कुछ इकाइयों ने इसका दुरुपयोग किया, क्या यह सही है? तो रा कहते हैं यह एक अपवाद एक्सेप्शन के साथ सही है। सिर्फ एक ही कानून है और वह है एक का कानून। अन्य तथाकथित कानून तो सिर्फ इस कानून की विकृतियां हैं। उनमें से कुछ मौलिक प्राइमल हैं और प्रगति को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। हालांकि यह अच्छा है कि प्रत्येक तथाकथित कानून, जिसे हम रास्ता या तरीका भी कहते हैं, उसको कानून के बजाय विकृति के रूप में समझा जाना चाहिए। एक के कानून में कोई बहुलता यानी मल्टीप्लिसिटी नहीं है। तो दोस्तों पता है आप लोग इस पार्ट में क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं देखो यार, लॉ तो एक ही है, ठीक है ना, और उन्होंने कहा भी कि भाई लॉ ऑफ स्क्वायर्स का इस्तेमाल किया, वो नंबर ज़्यादा होने की वजह से कन्फेडरेशन आ गई मिलने के लिए। तो अगर ये नंबर ज़्यादा हो जाता है ना तो कन्फेडरेशन आ जाती है मिलने के लिए। ये बात तो हो गई यहाँ पे क्लियर, ठीक है। अब दूसरी चीज़, जब उन्होंने कहा कि भाई कुछ लोगों ने इसका दुरुपयोग किया, तो रा ने कहा नहीं नहीं, ये एक एक्सेप्शन के साथ हुआ है, कानून तो एक ही था, लॉ ऑफ वन ही थी, लेकिन इस लॉ ऑफ वन का विभाजन कर करके अलग अलग तरीकों से लोगों ने लेना शुरू कर दिया। अब जब अलग अलग तरीकों से कोई इसके अंदर कुछ अपना ऐड कर दे, कोई इसके अंदर कुछ अपना ऐड कर दे, और इस चक्कर में हुआ गया इसकी बन गई पूरी खिचड़ी। जबकि ये बड़ा स्ट्रेट कानून है अगर इसको समझा जाए तो। आगे के कुछ सेशंस के अंदर हम लोग इन कानूनों को बिल्कुल बड़े सेट स्टैंडर्ड की तरह समझेंगे कि हाँ पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, और आपको एक्सप्लेन भी करेंगे कि हाँ ये कानून जो है ना इस तरीके से चलते हैं। फिर जब आप इनको अपनी लाइफ में और आसपास दुनिया में लगा के देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ विभाजन है और कहाँ कहाँ एकता है, आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। और यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ कही कि इसके अंदर कोई मल्टीप्लिसिटी नहीं है, ये तो कानून तो एक ही है, इसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसका इस्तेमाल करके आप अपनी अपनी चीज़ें तो बना सकते हो, लेकिन कानून एंड तक भी एक ही रहेगा, यानी एक का कानून,
या कह लो एक के तरीके, ये एक ही रहेंगे। तो खैर, आखिरी सवाल डॉन इस सत्र का करते हैं। क्या आप मुझे अटलांटिस की आबादी का औसत जीवन काल यानी एवरेज लाइफ स्पैन बता सकते हैं? तो रा कहते हैं, औसत जीवन काल जैसा कि हम कहते हैं कि भ्रामक है। अटलांटिस की संस्कृति अनुभव के पहले भाग का जीवन काल लगभग 70 से 140 वर्ष का था, परंतु ताकत की इच्छा बढ़ने के कारण सभ्यता के बाद के चरणों में जीवन काल तेजी से घट गया और इसलिए उपचार और फिर से जवान होने यानी रिजुविनेटिंग की जानकारी का अनुरोध किया गया। तो दोस्तों, हुआ ये कि 70 से 140 साल की उम्र हुआ करती थी उस टाइम पर भी, लेकिन क्योंकि पावर की भूख कि भाई हम सत्ता में बैठेंगे और हम सत्ता में बैठेंगे, बाकी सारे गधों की तरह उनके नीचे काम करने में लगे हुए हैं कि हाँ जी हमारा भाई, हाँ जी हमारा भाई, एक बैठा है ऊपर टॉप पे, उन्हीं को ही गुलाम बनाया जा रहा है वो। तो ये काम उस टाइम पर भी हो गया। तो उस टाइम पर भी लोगों को रिजुविनेटिंग यानी लंबी उम्र के लिए भी उन लोगों ने अनुरोध किया कि हमें थोड़ा लंबा टाइम चाहिए ताकि हम लोग इस एक के कानून को समझ के दूसरों की सेवा ज़्यादा कर पाएं। तो लोगों ने ये तक मांगना शुरू कर दिया, लेकिन ये वो ही लोग थे जो इस एक के कानून को समझ पाए और इसका पालन कर पाए और दूसरों की सेवा कर पाए। तो खैर दोस्तों, यह सत्र अब हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे भाइयों, आदने वासु। धन्यवाद।